मॉर्निंग एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए कितने राशि जो है आवंटित की गई है। वाट अमाउंट हैज़ बीन एलोकेट फॉर द ग्रीन एनर्जी इन द यूनियन बजट 2026-27। तो बताइए केंद्रीय बजट जो है 2026-27 के लिए कितना जो है राशि जो है आवंटित किया गया है। तो 45,000 करोड़ रुपए का, याद रखिएगा कितना, तो 45,000 करोड़ रुपए का याद रखिएगा। आपको मालूम होगा कि 1 फरवरी को जो है हमारे देश के वित्त मंत्री जो है, हमारे देश के जो वित्त मंत्री है, बजट जो है संसद में पेश किए हुए हैं। तो उस बजट में से हरित ऊर्जा के लिए 45,000 करोड़ रुपए के जो है राशि जो है आवंटित की गई है, याद रहे। और हरित ऊर्जा जो है जीवन में कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण ने ये जो है हरित ऊर्जा के लिए मैंने 45,000 करोड़ रुपये के जो है मतलब कि आवंटित की हुई है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ लिखवा दिए हैं नोट में। केंद्रीय बजट 2026-27 में हरित ऊर्जा के लिए 45,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा हरित ऊर्जा का क्या है। हरित ऊर्जा की पहले जान लीजिए कि हरित ऊर्जा है क्या। सूरज, पवन, जल जैसे प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण मुक्त और कभी न खत्म होने वाली ये जो है एनर्जी है, याद रखिएगा ऊर्जा है, कभी जीवन में ये खत्म होने वाला नहीं है। और हरित ऊर्जा का मुख्य उदाहरण पूछिएगा, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, पनबिजली हो गया। इस सब से मतलब कि बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 45,000 करोड़ रुपये का जो है आवंटन किया है। याद रखिएगा कितना, 45,000 करोड़ रुपये का। आज का जो 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई स्लैब सीमा क्या है। तो ऑप्शन सी जो है सही, यानी 7 लाख जो है मैंने नई जो है सीमा स्लैब है, याद रखिएगा नई सीमा स्लैब क्या है, तो 7 लाख रुपया। अब इसको कैसे समझिएगा, देखिए अगर कोई व्यक्ति जो है साल में 7 लाख रुपये कमाता है, कोई भी व्यक्ति साल में 7 लाख रुपये कमाता है और 7 लाख से 1 रुपया भी अधिक कमाएगा ना, तो उसको सरकार ने टैक्स लेगा। याद रखिएगा साल में 7 लाख तक व्यक्ति को कमाने वाले को छूट दिया गया है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हाँ, ऑप्शन सी जो है इसमें सही होगा। अब देखिए यहाँ पर 7 लाख बजट 2026 में अपडेट के अनुसार देखिए ये जो है बजट 2026 के अनुसार अब कितनी आय तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो उत्तर होगा 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मध्य वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने छूट की सीमा बढ़ाई है। इसका मतलब है कि अगर आपकी सालाना कमाई 7 लाख रुपया तक है तो आपको सरकार को कोई इनकम टैक्स जो है नहीं देना होगा। याद रखिएगा भारत के अगर प्रधानमंत्री के नाम पूछिएगा तो नरेंद्र मोदी। ये सब आप लोगों का कंटेंट है जो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। और भारत के जो है रक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा राजनाथ सिंह। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी है। भारत के वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। भारत के विदेश मंत्री कौन है, यानी सुब्रमण्य जयशंकर हैं। भारत के स्वास्थ्य या परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा है। रेल मंत्री कौन है भारत के, तो अश्विनी वैष्णव हैं। और शिक्षा मंत्री कौन है, तो याद रखिए भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो है धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के यानी एग्रीकल्चर या कृषि या किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। याद रखिएगा शिवराज सिंह जो चौहान है भारत के कृषि मंत्री हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। एक बटन दबाइए, एक सेकेंड नहीं लगेगा, सब्सक्राइब होगा नहीं किए होंगे तो। और लाइक करने में क्यों कंजूसाई कर रहे हैं, कोई पैसा थोड़े लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल पासपोर्ट की पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा हाल ही में किस देश ने डिजिटल जो है पासपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही, यानी फिनलैंड जो है आपको सही आंसर चला जाएगा। चलिए यहाँ पर मैप में आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर फिनलैंड है। याद रखिएगा ये जो है लोकेशन में ये फिनलैंड है। अगर फिनलैंड का आपको राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा हेलसिंकी। याद रखिएगा 10 बार बोलिए, एग्जाम आपको हो सकता है कि आ सकता है। तो ये हेलसिंकी। और मुद्रा पूछेगा तो फिनलैंड का मुद्रा क्या है, तो यूरो है। यहाँ के प्रधानमंत्री के नाम क्या है, तो पेट्री ओरपो है, ओरपो है। याद रखिएगा पेट्री और ओरपो। और राष्ट्रपति के नाम पूछेगा तो अलेक्जेंडर स्टब। याद रखिएगा अलेक्जेंडर स्टब है, याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये है
कि 2026 एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, यानी 2026 का जो है एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये जो ऑप्शन बी जो है सही है, नहीं हार्बिन चाइना में। अब देखिए एशियाई शीतकालीन खेल क्या होता है, ये शीत पर यानी बर्फ़ पर खेलने वाला खेल है। बहुत सारे जो हैं भारत का जो है यहाँ पर खिलाड़ी जो है भाग ले रहे हैं, और इसका मेज़बानी जो कर रहा है तो चीन कर रहा है। याद रखिएगा इसका आंसर जो है बी होगा, यानी हार्बिन चाइना। चलिए यहाँ पर कुछ नोट में लिखवा दिए हैं। और देखिए यहाँ पर है कि ये खेल बर्फ़ पर खेले जाते हैं और चीन इस बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, जिसमें भारत के भी कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, यह भी बताए हैं। चलिए जब चीन के बारे में आ गया तो चीन आपको मालूम होगा कि स्टील और तंबाकू उत्पादन में दुनिया का सबसे नंबर 1 देश है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक जो है चीन जो है दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का बड़ा उत्सर्जक है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, याद रखिए चीन जो है दुनिया की सबसे दूसरी अर्थव्यवस्था है। पहला कौन है, तो अमेरिका है। दूसरा कौन है, चीन है। तीसरा कौन है, तो जर्मनी है। और चौथा कौन है, तो भारत है। याद रखिए इंडिया अपना है जो चौथा स्थान पे है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कुछ और बता दिए हैं कि बताइए चाइना जो है स्टील के सबसे बड़ा उत्पादक देश है, या मालूम होना चाहिए जो चाइना जो है स्टील के उत्पादक सबसे बड़ा देश है। और चीन जो है तंबाकू के सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगर चीन की राजधानी पूछेगा तो बीजिंग, याद रखिए चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग है। और मुद्रा पूछेगा कि चीन का मुद्रा क्या है, तो याद रखिएगा युआन है। राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो शी जिनपिंग है, याद रखिए शी जिनपिंग है, याद रखिए राष्ट्रपति का। चाइनीज अगर भाषा दिवस को मनाया जाता है तो 20 अप्रैल को, याद रखिएगा चाइनीज जो भाषा दिवस जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और जो है चीन के बारे में जो आपको जानकारी देना चाह रहा है, जैसे कि 2025 में चीन का जनसंख्या जो है 30 लाख घट गई, यानी लगातार ये 4 साल से इस देश जो है चीन जो देश है इस देश से जनसंख्या जो है माने घट रहा है। देखो चीन जो है चीन में भारत के दूतावास के सामने जो है भारत का दूतावास जो है भारत के दूतावास के चीन में भारत का जो दूतावास है उसके सामने रविंद्रनाथ टैगोर का मूर्ति स्थापना किया गया है चीन में। लगातार ये जो है चौथी साल जो चीन का जनसंख्या घटी हुई है। तंबाकू उत्पादन में देश जो है चीन सबसे आगे है, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेट जिसे फरवरी 2026 में कमीशन किया गया, इसका नाम क्या है। भारतीय नौसेना का नया स्टील्थ फ्रिगेट जिसे फरवरी 2026 में कमीशन किया गया, उसका नाम क्या है, तो ऑप्शन इसमें पहला जो है सही है INS तारागिरी, याद रखिए INS जो तारागिरी है जो सही है। जब नौसेना की बात आया है तो चलिए आप डिफेंस से कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग का याद करवा दे रहे हैं, थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहे हैं। तो पहला देखिए सर्वोच्च महानिदेशक यानी सुप्रीम कमांडर किसको बोलते हैं, तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं। ये राष्ट्रपति जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू हैं। और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है, तो जनरल अनिल चौहान है। थल सेना अध्यक्ष कौन है, थल सेना अध्यक्ष जो है आपको जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। और वायु सेना अध्यक्ष कौन है, तो आपको एयर चीफ मार्शल AP सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी है। याद रखिएगा नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। इतना जो है आपको फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए इसमें हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछता है। अगर मान लीजिए कि बताएगा कि आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। हर साल आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और वायु सेना दिवस कब मनाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 12 दिसंबर, याद रखिएगा ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर और 12 दिसंबर, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ देखिए 6 नंबर जो है आपको याद रखिएगा। पहले ये समझिए कि आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 फरवरी को। ये नोट में लिख लीजिए, हमसे छूट गया है। विश्व आर्द्र भूमि जो है यानी 2 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। अब आर्द्र भूमि क्या होता है, आर्द्र भूमि जो है आपको मतलब दलदलीय जो इलाका है उसको मतलब कि जल्द से जल्द उसको ठीक करना और वहाँ से मानव को बचाव करना, ये होता है। दलदलीय क्षेत्र को माने कहिए कि आर्द्र भूमि कहते हैं। और ये हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा, ये लिख लीजिएगा।
तो इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, तो ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, यानी सतत भविष्य के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करना, यानी सतत भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों को बहाल करना इसका थीम होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये है, हाल ही में 68वे ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। हाल ही में 68वें ग्रैमी अवार्ड 2026 में एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता। तो ऑप्शन जो है आपको इसमें कौन चला जाएगा, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है सही है ना, यानी टेलर स्विफ्ट, याद रखिए टेलर स्विफ्ट जो है सही होगा आंसर, आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने के लिए सफलता जो है प्राप्त की है। यानी 2026 में इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने वापस लाने की सफलता प्राप्त की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है, यानी चंद्रयान 4। कहने का मतलब ये है कि चंद्रयान जो 3 गया था, लैंड हो गया था, दुनिया का माने पहला देश ऐसा बना जो दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान जो है लैंड करने वाला हमारा भारत बना। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो चंद्रयान जो 4 जाएगा तो वहाँ से क्या नमूना चीज़ लेगा, मिट्टी लाएगा, वहाँ से क्या लाएगा, मिट्टी लाएगा, और जो भी ईंटा पत्थर जो भी है वहाँ से उठा कर लाएगा, कौन, चंद्रयान 4, यही है। तो देखिएगा चंद्रयान 4 जाएगा तो लेके आता है कि नहीं। अब चलिए चंद्रयान के बारे में आ गया तो कुछ चंद्रयान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए देखिए चंद्रयान जो है, इसरो का चंद्रयान 4 जो है मिशन चर्चा में क्यों है, क्योंकि चंद्रमा से मिट्टी के नमूने वापस लाने के लिए 23 जनवरी 2023 को शाम 6 बजे जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो है लैंड हुआ था। इसरो ने यह मिशन, ये चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं। इसरो का यह मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला और सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि लैंडिंग की तारीख कब है, तो 23 अगस्त 2023 को। और हाँ समय पूछेगा तो 6 बज के, आपको 6:04। स्थान पूछेगा तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पर लैंड हुआ था चंद्रयान 3। और लैंडर का नाम पूछेगा तो आपको विक्रम होगा, याद रखिएगा। रोवर का नाम पूछेगा तो प्रज्ञान होगा, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन जो है आपको मालूम होना चाहिए। लॉन्च का तारीख पूछेगा तो 14 जुलाई 2023 को चांद पर लैंडिंग की थी, लेकिन चंद्रयान 4 वहाँ से क्या लेके आएगा, पत्थर और मिट्टी उठाकर मैंने वापस धरती पर लाएगा। ऐसे करने वाला भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारतीय फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही है, यानी 6.25%। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ने आरबीआई ने फरवरी 2026 की समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थिर रखा है, तो 6.25%। अब चलिए यहाँ पर जो है आरबीआई के बारे में आपको मालूम कर देते हैं, मैं जानकारी दे देते हैं। देखिए आरबीआई जो है, चलिए यहाँ पढ़िए देते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आरबीआई जो है रेपो रेट 6.25% स्थिर क्यों रखा, क्योंकि महंगाई को नियंत्रण करने और आर्थिक विकास को संतुलन के लिए आरबीआई ने रेपो रेट जो है 6.25 इसलिए रखा कि महंगाई को नियंत्रण करने और आर्थिक विकास को संतुलन करने के लिए। आपको मालूम होगा कि अभी देखिए वर्ल्ड में क्या चल रहा है, तो वर्ल्ड में टैरिफ वार चल रहा है, तो उसको संतुलन यानी बैलेंस बनाने के लिए हमारे आरबीआई जो है इसको संतुलन बनाने के लिए यानी बैलेंस बनाने के लिए 6.25% जो है रेपो रेट जो है रखा हुआ है। और चलिए यहाँ पर चर्चा के बारे में कर लेते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर बैंक जो है आरबीआई को कर्ज लेते हैं। याद रखिएगा, जब रेपो रेट कम होगा तो लोगों को जो है मतलब पैसा जो है लोन जो है सस्ता में मिलेगा, आपको ये मालूम होना चाहिए।
अगर आरबीआई का स्थापना पूछेगा तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? तो हिल्टन यंग के कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। ये हुआ था कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 याद कर लीजिएगा। हिल्टन जो है यंग कमीशन के सिफारिश पर हुआ था। अच्छा, जिसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में किया गया और मुख्यालय जो है आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय शुरुआत में कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो आरबीआई का जो कार्यालय था ये कहाँ था? कलकत्ता में था, लेकिन अस्थायी रूप से कहाँ कर दिया गया? मुंबई में। ये आपको लोगों का मालूम होना चाहिए। और हाँ, आरबीआई के जो है पहले गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न थे। कौन थे? ओसबोर्न थे। और अभी के हैं तो संजय मल्होत्रा। याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के अभी गवर्नर है, याद रखिएगा। उप गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा टी रविशंकर। याद रखिएगा, टी रविशंकर जो है उप गवर्नर है। और स्वामी नाथन जे डॉक्टर पूनम गुप्ता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और 10 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने एक परिवार एक सरकारी नौकरी योजना 2026 की पूरी तरह से लागू किया है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सिक्किम। बहुत बढ़िया, माने हर घर में एक नौकरी देने का अलाउ कर दिया है। कौन? तो सिक्किम। आपको मालूम होगा कि सिक्किम जो है किस चीज़ उत्पादन में आगे है? तो याद रखिएगा, सिक्किम जो है आपको इलायची उत्पादन में जो है सबसे आगे है। याद रखिएगा, नंबर 1 राज्य है भारत में। चलिए, यहाँ पर कुछ इसका कंटेंट जो है लिखे हैं, इसको पढ़ लीजिए। इस योजना का लक्ष्य है कि राज्य के हर उस परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले जिसमें अभी तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये इससे गरीब परिवार को आर्थिक स्थिति सुधरेगी। याद रखिएगा। अब चलते हैं मैप में दिखाते हैं सिक्किम। यहाँ देख लीजिए, यहीं पर सिक्किम है। ये हमारे इंडिया मैप है। ये जो है सिक्किम है, याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर पूछेगा कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा सिक्किम के जो राज्यपाल हैं आपको ओम प्रकाशम है। ओम प्रकाशम माथुर है। और मुख्यमंत्री के नाम पूछेगा तो प्रेम सिंह तमाम है। याद रखिएगा, प्रेम सिंह तमाम है मुख्यमंत्री। और राजधानी पूछेगा तो याद रखिएगा राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा गंगटोक है। सिक्किम का राजधानी कहाँ है? तो गंगटोक है। और सिक्किम इलायची उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है। याद रखिएगा, सिक्किम जो है इलायची उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा जो है यहीं पर है। कंचनजंगा जो है विश्व का तीसरे सबसे ऊंची चोटी कहाँ है? तो याद रखिएगा कंचनजंगा यानी सिक्किम में। और नथुला दर्रा पूछेगा तो भारत और चीन यानी सिक्किम में ही है नथुला दर्रा। और सिक्किम जो है अभी हाल ही में 2 नए ज़िले बने हैं। याद रखिएगा, 2 नए ज़िले के नाम क्या है? तो सुरेंग और पाक योंग। याद रखिएगा, सुरेंग और पाक योंग जो है 2 राज्य नए बने हैं। तो अब सिक्किम में टोटल कितने ज़िले हो गए? तो 6। अभी सिक्किम में टोटल ज़िले जो है 6 हो गए। अब चलिए, जो है आप लोग का जो है होमवर्क देने वाले हैं। यहाँ से जो है होमवर्क आप लोग का कमेंट में जो है 1 से लेकर 6 तक आप लोग माने मेंशन कीजिएगा। तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन, यानी कह रहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? ये कमेंट में जरूर आंसर डालिए। और विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन, यानी मनुष्य का सबसे छोटा जो है ग्रंथि कौन सा है? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य का सबसे बड़ा हड्डी कौन सा है? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन, यानी मनुष्य का सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, मनुष्य का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है? ये भी आप लोग का कमेंट में मेंशन कीजिए। अब 6 नंबर है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, यानी मनुष्य का सबसे छोटा कोशिका कौन सा है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। और 1 से 6 तक जो है कमेंट में जब भी लिखिएगा, तो इसको पूरा विस्तार रूप से लिखिएगा, यानी बहुत माने बड़ा करके, ताकि माने उसको आपको याद हो जाए। और हाँ, अगर क्वेश्चन इससे रिलेट कर रहा है तो उसको भी जोड़ दीजिएगा, ताकि माइंड पर जो है यानी स्टोर हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम वही चीज़ बताने जो कि आपको करंट अफेयर जो है अब 1 फरवरी का जो है आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। इसके बाद हम फिर स्टैटिक जीके बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है, जो कि उसको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पढ़ेंगे तो एकदम 100% जो है क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में लड़ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर ये जो है ये 1 जनवरी के जो है करंट अफेयर है। भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना जो है हर साल
1 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना मनाया जाता है। और 2 फरवरी को कौन सा दिवस, तो आर्द्रभूमि दिवस, याद रखिएगा। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल और 2 फरवरी का मतलब कि आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब चलिए भारतीय तटरक्षक बल का काम क्या है, शॉर्ट में बता रहे हैं। देखिए ये समुद्री इलाकों में क्या करते हैं, माने समुद्री इलाकों में सुरक्षा करते हैं, तस्करी रोकना यानी समुद्र जो है पर्यावरण को रक्षा करना, इनका काम है भारतीय तटरक्षक बल को, जो कि भारत सरकार के अधीन आता है। ये सब हम कल पढ़ा चुके हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई। तो याद रखिएगा किस भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना जो है किस समिति के सिफारिश पर की गई, तो ऑप्शन बी जो है सही है, यानी रुस्ताज मजी समिति, याद रखिए रुस्ताज मजी समिति के सिफारिश पर किया गया है। आज का 3 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश ने एलन मास्क को स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए स्पेस क्लाउड जो है, मतलब कि स्पेस क्लाउड जो है अंतरिक्ष है, 1 मिनट, हाँ अंतरिक्ष आधारित डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। याद रखिएगा जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, एलन मास्क है। और दुनिया के जो सबसे अमीर आदमी एलन मास्क हैं उनको मतलब कि टक्कर देने के लिए स्पेस क्लाउड जो है एक स्पेस क्लाउड जो है, स्पेस क्लाउड ये चीन ने क्या किया है, डेवलपमेंट करने का ऐलान कर दिया है कि जो कि एलन मास्क को हम टक्कर दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी जो है चीन होगा। जब आप चीन के बारे में आ गया तो कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी जो है चीन के बारे में हाल ही में बताते हैं। देखिए चीन में सबसे बड़ा ये है कि चीन का योजना जो है, चीन अगले 5 वर्षों में अंतरिक्ष में स्पेस क्लाउड का निर्माण करेगा। 5 वर्ष का टाइमिंग है। इसके बाद टक्कर है यह मुख्य रूप से एलन मास्क को स्पेस एक्स के उपग्रह यानी आधारित एआई डेटा सेंटर को नेटवर्क को चुनौती देना। उद्देश्य है पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी, याद रखिएगा उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर ऊर्जा की कमी और डेटा प्रोसेसिंग की सीमा को पार करने के लिए अंतरिक्ष में एआई कम्युनिटिंग का विस्तार करना। चीन का अगर प्रमुख है क्वेश्चन अगर पूछा जाए, चलिए चीन के प्रमुख थोड़ा क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग का। अगर सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जक जो है चीन ही है, याद रखिएगा। चीन जो है CO2 का उत्सर्जक पहला देश है और दुनिया का, और चीन जो है दुनिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा चीन जो है दुनिया में दूसरी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। पहला कौन है, तो अमेरिका है। दूसरा कौन है, तो चीन है, याद रखिएगा। तीसरा कौन है, तो जर्मनी है। और चौथा कौन है, अपना इंडिया भारत है। और चीन जो है आपको मालूम होना चाहिए कि चीन जो है आपको स्टील उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और चीन जो है तंबाकू उत्पादन में सबसे बड़ा देश है, आपको ये मालूम होना चाहिए। राजधानी पूछिएगा तो बीजिंग, और मुद्रा पूछिएगा तो आपको मालूम होना चाहिए युआन, और राष्ट्रपति पूछिएगा तो शी जिनपिंग। ये आपको कंटेंट जो है मालूम होना चाहिए। चलिए यहाँ पर चीन देख लीजिए, यहाँ पर एटलस में यह चीन है और मैप में आपको दिखा ही दिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइए हाल ही में किस राज्य में किसान उत्पादक संगठनों का FPOS की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो ऑप्शन जो है आपको सी जो है चला जाएगा, यानी तमिलनाडु जो है सही होगा, याद रखिएगा तमिलनाडु जो है सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला फोटो कैपेसिटर जो है धूप से चलने वाला स्व चार्जिंग डिवाइस विकसित किया है। याद रखिएगा दुनिया का मैंने हाल ही में किस देश के जो वैज्ञानिक को दुनिया का पहला जो है फोटो कैपेसिटर जो है धूप से चलने वाला जो चार्जिंग डिवाइस जो है विकसित किया है। तो ऑप्शन जो है आपको सी जो है चला जाएगा, यानी भारत। याद रखिएगा भारत जो है डेवलपमेंट किया है, बहुत अच्छा। अब देखिए भारत के बारे में जब आ गया है तो कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। देखिए भारत जो है विकसित करने वाला संस्था में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्टवेयर मैटर्स साइंसेज जो है बेंगलोर में है। याद रखिएगा उपकरण जो है फोटो कैपेसिटर है, क्षमता है यह एक ही इकाई में ऊर्जा को पकड़ने और संग्रहित करने की क्षमता रखता है, जिसमें अलग से चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है। याद रखिएगा। चलिए भारत के बारे में कुछ जानकारी आपको मालूम होगा कि जब हम पढ़ा रहे थे 2 दिन पहले, तो उसमें बता रहे थे कि भारत जो है आपको मालूम होगा कि भारत जो है
हेनले पासपोर्ट में अभी भी पीछा है, 80वें स्थान पर है, लेकिन सिंगापुर अभी भी आगे है। भारत के 77 जो है पढ़े लिखे जो आदमी हैं 80.9% हो गया है। भारत के कुल राम स्थल जो है 96 हो गए हैं। सबसे ज़्यादा जो है राम स्थल आपको मालूम होगा कि तमिलनाडु में है, और इसके बाद है यूपी में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें गोकुल जालस्य और उदयपुर झील और गोकुल झील जो है बिहार में है। ये सब हम जो है कल हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए केंद्रीय बजट 26-27 वित्त निर्मला सीतारमण जो है द्वारा विकसित किस तिथि को पेश किया गया है। याद रखिएगा 1 फरवरी 2026 को जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है मतलब कि पेश किया गया है। आज का जो है 7 नंबर क्वेश्चन ये है कि बताइए किस टीम ने हॉकी इंडिया को लिंग 2026 को खिताब जीता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है, याद रखिएगा कालिंग लोसेंस तो जो है सही होगा, कालिंग लोसेंस है, ये है कालिंग लोसेंस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा खेलो इंडिया जो है विंटर गेम जो है 26 का पहला आयोजन कहाँ किया गया है। ऑप्शन आपको ये जो है लेह में। आपको मालूम होगा कि सबसे कम बारिश कहाँ होता है, तो लेह में यानी लद्दाख में होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगा, तो मेघालय के मासी रमन में। अगर पूछे कि बताइए सबसे बारिश जो है किस राज्य में प्रवेश करता है, तो केरल में। और सबसे लास्ट में किस में जाता है, तो पंजाब में। पंजाब को हम गेहूँ को कटोरा भी कहते हैं। इतना आपको फैक्ट जो है आपको मालूम होना चाहिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि विंग्स इंडिया 2026 को जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है वो कहाँ आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन जो सी जो है सही, यानी हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2026 जो है जो एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है कहाँ आयोजित किया गया है, तो अब ऑप्शन सी जो है हैदराबाद आंसर सही है। याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है जो है आज का कि हाल ही में परीक्षा में चर्चा में जो है हाँ चर्चा में कितने करोड़ रुपए पंजीकरण रिकॉर्ड पार किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही है, यानी 3 करोड़ रुपया। चलिए कल हम क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, उसका आंसर हम बता रहे हैं। और जो बच्चे दिए हैं जो बच्चे आंसर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे जो फर्स्ट मारे हैं तो ये रवि मारा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज सबसे पहले दिया है। इसके बाद जो है आकाश, फिर इसके बाद प्रिंस, फिर इसके बाद फिर इसके बाद रिया, फिर इसके बाद क्या बोलते हैं पूजा। मतलब कि तमाम बच्चे जो हैं जो जो आंसर दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह विस्तार रूप से लिखा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से विस्तार रूप से ही आता है। और एग्ज़ाम में क्या होगा कि आप विस्तार से रूप से लिखिएगा तो एक क्वेश्चन दूसरे रिलेट कर दीजिए, ताकि आपको माइंड पे जो है सेरिब्रम पर जो है अपलोड हो जाए। चलिए जो क्वेश्चन हम कल बताए थे, क्वेश्चन पूछे थे, इसका आंसर हम बता देते हैं। वर्षा के बूंद जो है गोलाकार क्यों होता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा के जो बूंद है गोलाकार होता है। जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो H2O, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ध्वनि का वेग पूछेगा किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिए ध्वनि का वेग जो है माने मुख्य रूप से माध्यम के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। कच्ची गाजर किसकी स्रोत है, याद रखिएगा विटामिन ए का जो है कच्ची गाजर जो है स्रोत है। प्रेशर कुकर में खाना जो जल्दी क्यों पक जाता है, तो याद रखिएगा जो है प्रेशर कुकर में उच्च दाब के कारण। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाता है, तो विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में विटामिन पाया जाता है। अच्छा स्टैटिक जीके में जो है आप लोग का थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ये यहाँ पर स्टैटिक जीके वे जीके हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार बार पूछा है, और इसी के अनुसार आप याद कीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको मतलब कि ज़्यादा जो है चांस हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन लड़ जाए। तो चलते हैं, देखिए दूध का शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है, तो लैक्टोमीटर। अगर दूध में पानी मिला दिया जाता है तो लैक्टोमीटर जो है बता देगा कि हाँ मतलब कि पानी है कि नहीं। और उस साथ 17 नंबर क्वेश्चन ये है कि किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी 1526 में। याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद कीजिएगा, ये एग्जाम में तो 16 नंबर आया है। तो जो भी मापने वाला प्रतिक्रिया है वो सारा क्वेश्चन याद कर जाइएगा, जितने भी नापने वाला है उसे एग्जाम में एक ना एक दो क्वेश्चन आई भी करेगा। अगर जो भी युद्ध के बारे में है तो युद्ध मुगल साम्राज्य, अगर जब युद्ध से पूछ दिया है तो आपको मालूम होगा कि युद्ध से जो है आपको सारा क्वेश्चन जो है याद कर लीजिए। 100 या 150 क्वेश्चन है, और इसको याद कर लीजिएगा तो एग्जाम में जो है आपको मैंने क्वेश्चन पकड़ाएगा और अच्छा से बना के लाइए, अच्छा से बना के आइएगा। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि
नबराट का पूर्ण रूप क्या है? नाब्राड का जो है माने फुल फॉर्म क्या होगा? नबराट का फुल फॉर्म जो है आपको मालूम होगा कि एन से क्या होगा? एन से जो है नेशनल होगा, बी से क्या होगा? बैंक होगा, और फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी एन से नेशनल, बी से बैंक, और ए से एग्रीकल्चर, आर से रूरल, और डी से डेवलपमेंट। ये जो है ये नबराट का जो है फुल फॉर्म है, याद रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। कह रहा है कौन सा उपकरण जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा ये जो यांत्रिक ऊर्जा जो है ना परिवर्तन करने वाला, यहाँ से क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम है, ये डायनेमो का काम होता है। 20 नंबर क्वेश्चन ये है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। याद रखिए 2 फरवरी को। ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछा है कि आर्द्रभूमि दिवस जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो आप डे से जो है डे जो है मान लीजिए कि डे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप ये डे से याद कर लीजिएगा, यहाँ से डे से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है हुआ। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए प्लीज़। तो चलते हैं, थैंक यू।